हेलो, हाउ आर यू? आप लोग चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ चांस। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के चांस कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर वो डेली होमवर्क करता है, सारे होमवर्क कर रहा है, टाइमली रिवाइज भी करता है ना, तो उसके करेक्शन के चांसेस 50% है। और इन केस वो सारा रिविजन भी कर रहा है और होमवर्क भी कर रहा है, साथ साथ रिव्यू टेस्ट भी अच्छा कर रहा है। रिव्यू टेस्ट में 50% 2% समथिंग लाइक दैट। हम लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर, और इन केस अगर उसने होमवर्क अटेम्प्ट किया लेकिन रिव्यू टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, तो उसके चांसेस है ना। तो यहाँ पर हम लोग, तो ये एक्चुअली क्या एक एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग एक पर्टिकुलर जे एस्पिरेंट के फ्यूचर को लेकर प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि उसका जे में सिलेक्शन के क्या क्या चांसेस हैं। तो जो डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा के थ्रू हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके जो फेवरेबल केसेस कितने हैं, उसके फेवर में केसेस कितने हैं और टोटल केसेस कितने हैं। तो उसी के रेशियो से हम लोग वहाँ पर उसके चांस कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप में कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और उसमें इंडिया वर्ल्ड कप में विन करे, तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि इंडिया का मैच किस किस टीम के साथ है, उसका जब पहले कितने मैचेस हो चुके हैं उसमें इंडिया ने कितने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं। तो उन सब डेटा को कलेक्ट करके हम लोग उसके इंडिया के चांसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आजकल यही बोला जाता है वर्ल्ड कप हो रहा है तो इंडिया जीतेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। वो कहाँ से बोल देते हैं, उसके पुराने रिकॉर्ड्स को ट्रैक करके बताते हैं कि प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उससे पहले जो पिछले 1-2 ईयर में उसने कैसा परफॉर्म किया है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे कि कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं E1 E2 E3 अप टू E4, EN कितनी भी इवेंट्स हो सकती हैं और किसी पर्टिकुलर इवेंट के चांसेस क्या हैं वो कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो देखिए एक्सपेरिमेंट तो वैसे दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जो आप साइंस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिजल्ट फिक्स आएगा, है ना। और जैसे केमिस्ट्री में आपने कोई भी रिएक्शन किया, कैल्शियम क्लोराइड पर वाटर मिक्स किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो आउटपुट आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। तो ये भी फिक्स्ड रिएक्शन है क्योंकि इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये करेंगे तो ये बनेगा, ये श्योर है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें, जैसे पैक ऑफ कार्ड है, पैक ऑफ कार्ड में से मैं कोई कार्ड ड्रॉ करूं, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो ट्रायल है, इसका रिजल्ट पहले से नोन नहीं है। अब का पैक ऑफ कार्ड में कलर की बात करें तो 2 कलर के कार्ड होते हैं, रेड कलर भी आ सकता है आपका, ब्लैक कलर भी आ सकता है। सूट्स की बात करें तो देयर आर 4 सूट्स, किसी भी सूट का कार्ड आ सकता है, किसी भी डिनोमिनेशन का कार्ड आ सकता है, किंग आ सकता है, एस आ सकता है, क्वीन आ सकती है। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के चांस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम उस रिजल्ट, हम उस तरह के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जिसके एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, है ना। जिसका एक ही पॉसिबल आउटकम है तो ऑब्वियसली वो तो श्योर इवेंट हो जाएगा। जैसा केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स आप लोग करते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वहाँ के उसके आउटकम पहले से पता होते हैं, ये करेंगे तो ये बनेगा। समझ में आएगा। तो वो उस तरह के एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले थोड़ा थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है एन एक्शन और एन ऑपरेशन, an action or an operation that can result in one or more possible outcomes, one or more possible outcomes is known as an experiment. Is known as an experiment. Experiments, outcomes of the experiments are, मतलब एक्सपेरिमेंट की एक डेफिनेशन मैंने क्या दी, एन एक्शन और एन ऑपरेशन दैट कैन रिजल्ट इन वन और मोर पॉसिबल आउटकम्स, यानी एक ऐसा एक्शन है या फिर ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स पॉसिबल हो, है ना। तो ऐसे एक्शन या फिर ऐसे ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझ में आया क्या? अब यार एक ही अगर आउटकम होगा तो वो फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट होगा, उसका आउटपुट पहले से ही नोन है। जैसा साइंस और फिजिक्स में, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में देखते हैं तो वो हम यहाँ पर बात ना के बराबर करेंगे। आ रही है बात समझ में? जनरली हम उन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिनके आउटकम्स एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब जब हम एक्सपेरिमेंट की इवेंट डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो हम उन आउटकम्स की बात करें, उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करने चाहिए। Outcomes of the experiments are ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहली, इक्वली लाइकली, आउटकम्स इक्वली लाइकली होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम लोग डिसजॉइंट भी बोलते हैं, और डिसजॉइंट और इनकम्पैटिबल। These are all synonyms, है ना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्या है कि आउटकम्स जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो इक्वली लाइकली होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। थर्ड, एग्जॉस्टिव, है ना। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वली लाइकली का शायद मीनिंग थोड़ा बहुत समझो। अभी हम यहाँ पे बस जस्ट बात करेंगे क्योंकि इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, आज के ही लेक्चर में कर लेंगे, है ना। लेकिन जस्ट अभी हम लोग बस जस्ट बात कर रहे हैं। इक्वली लाइकली मतलब इक्वली प्रोबेबल होनी चाहिए हर आउटकम्स के चांसेस। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, 1 आना, 2 आना, 3 आना, सारे इक्वली प्रोबेबल होते हैं प्रोवाइडेड एक नॉर्मल डाइस की बात की जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई भी दो इवेंट एक साथ हैपन ना हो, और एग्जॉस्टिव का मतलब है आउटकम्स का ऐसा सेट बनाना जिसके बियॉन्ड कोई पॉसिबिलिटी ना बचती हो, ठीक है ना। तो अभी तो मैं बस इतना ही बोलूँगा। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा एक्शन या फिर ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो, तो ऐसे एक्शन या फिर ऐसे ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स डिफाइन करते हैं तो हम इन तीन पॉइंट को नोट करेंगे। हमारे आउटकम्स इक्वली लाइकली होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या है? सैंपल स्पेस मीन्स होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड
जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं उन सारे आउटकम्स का जो सेट होता है दैट सेट इज नोन एज सैंपल स्पेस. सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment is known as sample space. Set of all possible outcomes of an experiment is known as sample space. It is denoted by sample space को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं. It is denoted by capital S. Sample space को हम S से डिनोट करते हैं. Sample space मतलब set of all possible outcomes, जितने भी outcomes possible हैं. ठीक है ना. चलिए कुछ बेसिक केसेस की बात करते हैं. क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं. राइट द write the sample space for the following experiments. First, two distinct dyes are thrown together. दो डिस्टिंक्ट डाइस को हम एक साथ थ्रो करें तो कितने आउटकम्स आएंगे. तो आप जानते हैं एक डाइस को थ्रो करेंगे देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम. डाइस समझते ही हैं 5-7 जिसको अपन जैसे लूडो स्नैक एंड लैडर खेलते थे, है ना. तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 फेसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स आ सकते हैं. दूसरा डाइस फेंकेंगे तो उससे भी 6 आ सकते हैं, लेकिन दोनों को टुगेदर फेंकेंगे देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 6 into 6 दैट इज 36, है ना. इसको मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ कि वो जो आउटकम्स होंगे वो किस तरह से आएंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 से लेकर 2 6, है ना, एंड अप टू सो ऑन 6 1 6 2 से लेकर 6 6 ये आउटकम्स आएंगे, है ना. तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अच्छा इसमें 36 एलिमेंट्स होंगे. काउंट तो कर ही सकते हैं क्योंकि पहली रो में 6 है, सेकेंड रो में 6 है, एंड देयर आर 6 रोज. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स NS इक्वल्स टू 36. कहीं कहीं भी सोर्सेस में पढ़ेंगे तो उसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कार्डिनियलिटी ऑफ सेट S. कार्डिनियलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप कुछ फॉरेन ऑथर वगैरह पढ़ते हैं तो जनरली वो NS ना लिखकर इस तरह से नोटेशन यूज़ करते हैं. कार्ड ऑफ S इज 36. इज दैट ओके. चलिए यहाँ पर अब एक बात समझना यार, 1 2 और 2 1 को मैं डिफरेंट आउटकम बोलूंगा बिकॉज मैंने मेंशन किया हुआ कि दोनों डाइस डिस्टिंक्ट हैं. दोनों डाइस डिस्टिंक्ट है. मान लीजिए एक रेड कलर का डाइस है और एक ब्लैक कलर का डाइस है, तो रेड कलर में 1 आना, ब्लैक में 2 आना, और रेड में 2 आना, ब्लैक में 1 आना ऑब्वियसली डिफरेंट मैटर करेगा किस डाइस पर कौन सा फेस आया है. तो अगर डाइस डिस्टिंक्ट है तो फिर ये और ये डिफरेंट आउटकम काउंट होंगे. आ रही बात समझ में. अब यार मैं इसी में एक सेकंड केस बना देता हूँ. अगर दोनों डाइस आइडेंटिकल थ्रो किए जो होते, टू आइडेंटिकल डाइस आर थ्रोन टुगेदर. अब सपोज करो कि दोनों डाइस आइडेंटिकल है, सेम साइज, सेम वेट, सेम कलर, सब कुछ सेम है. तो उस केस में आउटकम्स कितने आएंगे. तो
अब समझना है, अगर दोनों डाइस आइडेंटिकल होंगे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इसको और इसमें से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों डाइस सेम है। तो उसका उस केस में 1 2 और 2 1 सेम होगा। सिमिलरली 1 3 और 3 1 सेम हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? 1 6 और 6 1 सेम हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग है ये जो मैंने अभी डिस्प्ले किया हुआ है सेट, ये जो टेबल है ये एक्चुअली अपना जो डायगोनल है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला डायगोनल, इस डायगोनल के अबाउट ये टेबल सिमेट्रिक हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी ऊपर वाले केस जैसा आप लोग पढ़ते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, यानी एक तरह से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला केस बन जाएगा कि ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट सेम हो जाएंगे। आ रही बात बच्चों समझ में? तो अगर मैं पूछे इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे, तो वैसे तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 से 6 तक का सम, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वहाँ से भी काउंट कर सकते हैं आप। या फिर आप ऐसे देख लें टोटल 36 है, तो जिसमें डायगोनल में 6 आएंगे और डायगोनल के ऊपर वाले नीचे वाले के साथ सेम है, तो ऊपर वालों को केवल काउंट कर लीजिए, तो 15 ऊपर होंगे 15 नीचे, 15 + 6 दैट इज 21। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगर 2 आइडेंटिकल डाइस के केस होंगे देन उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 21, है ना? तो ये तो मैंने मैनुअल काउंटिंग से निकाला। अब बात करते हैं यार, जब हम लोग बैगर्स मेथड पढ़ते थे पीएनसी में, तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस करते थे, अगर डाइस आइडेंटिकल हो तो कितने आउटकम्स आएंगे। तो इसकी फील दिलाते हैं आपको। अगर 2 आइडेंटिकल डाइस हैं, अपने नोट्स निकालिएगा, आपको हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। ये 2 डाइस हैं और इन 2 डाइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे डाइस के आउटकम्स में। तो मैंने इसको कॉइन्स की तरह ट्रीट किया, ये आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और ये जो डाइस के आउटकम्स है इनको बैगर की तरह ट्रीट किया है। 2 कॉइन को 6 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 कॉइन्स, 2 आइडेंटिकल कॉइन्स, 6 बैगर्स। आप सोचो ना यार, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 2 बातें होंगी, या तो पूरा अमाउंट किसी एक ही फेस को मिलेगा, पूरा अमाउंट अगर किसी एक ही फेस को मिला तो ये डायगोनल वाला केस आएगा 1 1 2 2 6 6, और ये अमाउंट अगर 2 डिस्टिंक्ट फेसेस को मिलेगा, सपोज करो एक इसको मिला एक इसको मिला, तो 1 2 डायगोनल के ऊपर वाला केस आ जाएगा, है ना? अब एक इसको मिला एक इसको मिला, तो ये वाला केस और ये वाला केस तो सेम ही होगा, जो नीचे ऊपर सेम आ जाएगा। तो या तो ये 2 डिस्टिंक्ट मेंबर को मिलेगा या फिर 2 सेम मेंबर को मिलेगा। तो सीधा बैगर मेथड लगा दीजिए। तो 2 कॉइन है, 6 बैगर हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने थे? जितने बैगर्स होते हैं इससे एक कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करते हैं, जितने इंट्रोड्यूस करते हैं उतने सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी 7C5 को आप 7C2 लिख सकते हो, एंड 7C2 इज क्लियरली 21, 7 × 6/2। अरे बस समझ। तो 2 आइडेंटिकल डाइस हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे अपने पास? 21, ठीक है ना? थर्ड केस, six distinct dice are thrown together. अगर 6 डिस्टिंक्ट डाइस को थ्रो किया जाए तो एक डाइस 6 रिजल्ट देता है, दूसरा डाइस थ्रो करेंगे वो भी 6 रिजल्ट देगा, तीसरा डाइस थ्रो करेंगे वो भी 6 डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो सारे डाइस एक साथ, जब सारी इवेंट्स एक साथ होती हैं, देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 6 × 6 6 टाइम्स। तो 6 डाइस और सारे डाइस डिस्टिंक्ट है, तो 6 रेस पर 6 आउटकम्स आएंगे। अरे बस समझ में। आफ्टर दैट अगर मैं मिक्स ले लूं, कुछ आइडेंटिकल है कुछ डिस्टिंक्ट है ना? टू आइडेंटिकल and 4 distinct dice. टू आइडेंटिकल डाइस है और 4 डिस्टिंक्ट डाइस है।
तो जो दो आइडेंटिकल डाइस है उसके आउटकम्स हमने पहले से निकाल रखे हैं। दो आइडेंटिकल डाइस कितने रिजल्ट देंगे, बैगर मेथड से निकाल लेंगे। 21 इंटू 4 डिस्टिंक्ट डाइस है, तो एक डाइस 6 रिजल्ट देता, तो 4 डाइस है सारे डिस्टिंक्ट, 6 इंटू 6 4 टाइम्स, दैट इज 6 रेज़ टू द पावर 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। आ जाएगा क्या? नेक्स्ट, थ्री कॉइन्स, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट कॉइन्स है। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जनरली कुछ लिखा नहीं जाता, आइडेंटिकल वाला केस हमने खुद ही घुसा दिया है, ऐसा जनरली होता नहीं, बहुत रेयर केस में दिखता है, जनरली ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आप यही मान के चलेंगे डिस्टिंक्ट कॉइन्स है। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, है ना। अगर मैं थ्री कॉइन्स को टॉस करता हूँ तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो वैसे आपको पता है कि एक कॉइन में दो रिजल्ट होते हैं, हेड या टेल। तीन कॉइन है, तीनों डिस्टिंक्ट है, 2 टू द 4 टू द 8, 8 केसेस आएंगे। आप चाहे तो इसको टी डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया मैंने, है ना। दो केस होंगे, या तो हेड या फिर टेल फर्स्ट कॉइन पर। अब अगर दूसरे कॉइन की बात करेंगे तो इसके साथ दो इवेंट रिलेटेड होंगी। अगर पहले पर हेड आया तो दूसरे पर हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली अगर फर्स्ट पे टेल आया है तो सेकंड कॉइन पर हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो ये दो कॉइन की अगर बात होती है तो चार केसेस बनते हैं, 4 ब्रांचेस देख रहे हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अगर दो कॉइन होते हैं तो 4 रिजल्ट है, जो कि मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इनकेस अगर थर्ड कॉइन की बात करें तो अगर सेकंड कॉइन पर हेड आया तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर से दो ब्रांचेस, इसके करस्पॉन्ड फिर से दो ब्रांच, एच टी, है ना। तो 4 ब्रांचेस थी और हर एक के करस्पॉन्ड दो ब्रांचेस और एसोसिएट हो गई, तो टोटल कितने केस हो जाए, 4 टू द 8। अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखिए हेड 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 टेल। ट्री डायग्राम भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, आईटी में बहुत बार ट्री डायग्राम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी। हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर जो होगा प्रोबेबिलिटी वो ट्री डायग्राम पर ही होगा। एच टी टी, टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच और टी टी टी, ठीक है ना। तो if we talk about the number of element in this set, that is cardinality of this set, cardinality is 8. Is that okay? ठीक है, तो सैंपल स्पेस समझ में आ गया, बहुत बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, आफ्टर दैट अब वन बाई वन बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, क्या डेफिनेशन है? इफ there is no reason if there is no reason to expect if there is no reason to expect the happening of one event if there is no reason to expect the happening of one event in
preference to the other, in preference to the other, then the events are equally likely। वो सिंपल सी डेफिनेशन है यार, जो टाइटल है उससे ही डेफिनेशन समझ में आती है। इक्वली लाइकली इवेंट्स और इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स, है ना। तो सेट ऑफ इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली तब बोलते हैं जब क्लियर कट डेफिनेशन, इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रेफरेंस टू द अदर, यानी हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को प्रेफरेंस ना दें बाकी के कंपैरिजन में, यानी सभी के इक्वल चांस हो, है ना। तो हम ऐसे इवेंट के सेट को क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक ऑर्डिनरी डाइस थ्रो करें, ऑर्डिनरी डाइस थ्रो करेंगे तो हर फेस के ऊपर आने के चांसेस इक्वल होंगे, है ना। हर फेस के ऊपर आने के चांस 1/6 1/6 1/6 होंगे। तो ये इवेंट यानी डाइस के एक्सपेरिमेंट में 1 फेस ऊपर आना, 2 फेस ऊपर आना या 5 फेस ऊपर आना, ये सारी इवेंट्स कैसे इक्वली लाइकली, इक्वल प्रोबेबल हैं, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि यार कि ऐसा कोई सेट बताइए जिसमें इवेंट्स इक्वली लाइकली ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बायस्ड कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए जैसे मैं और आप एक गेम खेल रहे हैं थ्रू डाइस, एक कंडीशन है मैं अपने डाइस से खेलूंगा और आप अपने डाइस से खेलेंगे, है ना। और मैं चाहता हूँ मेरे डाइस पर 6 आने के चांस ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर फेस। तो मैं अपने के लिए एक स्पेशल डाई बनवाऊंगा, ऑर्डर देके। कैसे बनवाऊंगा, 6 के अपोजिट फेस में 1 होता है ना। और 1 वाले फेस को डाइस को खोलकर, ओपन करके खोलकर उसमें एक हैवी मेटल लगा दूंगा। अब हैवी मेटल उसमें लगाऊंगा, फिर डाइस का जो बेस होगा वो हैवी हो जाएगा। बेस हैवी होगा, उसको थ्रो करेंगे तो बेस हैवी जल्दी नीचे बैठेगा, ग्रेविटी लगेगी उस पर, तो हल्का वाला फेस ऊपर आएगा, यानी 6 के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर फेस, है ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये डाइस को थ्रो करेंगे हर बार 6 आएगा, लेकिन उसमें 6 के चांसेस ज़्यादा होंगे, 6 को प्रेफरेंस मिल जाएगी बाकी अदर फेसेस के कंपैरिजन में। आ रही बात समझ में। तो ऐसे केस में इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होंगी जब किसी पर्टिकुलर इवेंट के केस चांसेस ज़्यादा हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए एक बैग में 10 बॉल्स हैं, है ना। सारी बॉल डिफरेंट कलर की हैं, है ना। और मैंने आपसे बेट लगाई है कि मैं जो बॉल निकालूंगा वो ब्लैक कलर की होगी। उसमें 10 बॉल है, 10 सारे कलर डिफरेंट हैं, है ना, डिफरेंट शेड्स में हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो मैंने एक बॉल निकाली है और मैंने बेट लगाई है ब्लैक कलर की आएगी, डार्क शेड वाली बॉल, है ना। तो अब मैं एक काम करूँगा, अब मेरी बेट आपसे लगी हुई है तो जीतना तो मुझे ही है, लेकिन मैं क्या काम करूँगा, मैं एक काम करूँगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले जब क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था तो मैं क्या करूँगा, पहले से आकर मार्कर से ब्लैक कलर की बॉल में एक स्क्रैच कर दूंगा। आ रही बात समझ में। फिर डाल दूंगा, फिर आऊँगा आराम से क्लास लेने के लिए और फिर बैट लगाऊंगा और फिर बोलूँगा ब्लैक कलर की बॉल मैं निकालूंगा। अब मैं बैग में हाथ डाल रहा हूँ, है ना। 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाऊँ, 1 आध सेकेंड का टाइम लूँ, तो कुछ चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि वो जो मैंने स्क्रैच बनाया है उस स्क्रैच के आसपास मेरा हाथ चला जाए, तो उस बॉल के आने के चांसेस अब ज़्यादा हो जाएंगे बाकी और किसी कलर के। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% मैं ही जीतूंगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, समझदार है, जानते हैं कि सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, बोलेंगे सर जल्दी से निकालिए, है ना। लेकिन चांसेस बेटर हो गए। हो सकता है कि मैं 3-4 बॉल को टच करूँ, उसमें आसपास कहीं मेरे को स्क्रैच दिख जाए। तो अब इस केस में क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर बॉल के चांसेस ज़्यादा, अब हर केस की प्रोबेबिलिटी 1/10 नहीं है, क्योंकि अब क्या चीटिंग कर ली मैंने, उसके चांसेस ज़्यादा हो गए बाकी सारी के कंपैरिजन में। तो ऐसे केस में इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होंगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। चलिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल, when an unbiased coin, unbiased का मतलब जिसमें बाइसिंग नहीं की गई है। बाइसिंग का एग्जांपल मैंने दिया था जिसमें मैंने 6 लाने के लिए 1 वाले बेस को मेटल, हैवी मेटल लगा दिया, उसी को बाइसिंग बोलते हैं। ऐसे अगर मेरे को कॉइन पे हेड लाना है
तो मैं टेल वाला जो फेस है उसमें हैवी मेटल लगा दीजिए, ऊपर का मेटल हल्का है, नीचे का मेटल भारी है, जब गिराएंगे तो हैवी मेटल जल्दी नीचे बैठेगा, तो उसके हेड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अनबाइस्ड का मतलब नॉर्मल कॉइन, आइडियल कॉइन, है ना। और बायस्ड कहीं भी लिखा है, इसमें चीटिंग की गई है, कुछ ना कुछ चीटिंग इन्वॉल्व है उस एक्सपेरिमेंट में। व्हेन एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड, when an unbiased coin is tossed, then the event that the head or tails coming up are equally likely events। जब मैं एक नॉर्मल कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो उस केस में हेड का ऊपर आना या टेल का ऊपर आना इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन क्या है? इफ टू और मोर इवेंट्स कैन नॉट अकर simultaneously, if two or more events cannot occur simultaneously, then the events are known as mutually exclusive events। ये डेफिनेशन दी गई। जैसे कोई सेट ऑफ इवेंट्स है, बहुत सारी इवेंट है, लेकिन E1 E2 EN n इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट के सेट को मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलूंगा जब इनमें से कोई भी दो इवेंट का साइमल्टेनियस अकरेंस इम्पॉसिबल हो, कोई भी दो इवेंट एक साथ हैपन ना हो पाए, तो ऐसे इवेंट के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 आना, 2 आना, 3 आना, इनको हमने अलग अलग इवेंट बोल दिया, E1 E2 अप टू E6। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 आएगा तो बाकी कोई भी फेस नहीं आएगा, 2 आएगा तो बाकी कोई भी फेस नहीं आएगा। तो इवेंट डाइस के एक्सपेरिमेंट में 1 फेस ऊपर आना, 2 फेस ऊपर आना, ये कैसी इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक हैपन होती है तो बाकी सारी की सारी फेलियर होंगी, बाकी में से कोई भी हैपन नहीं होगी। सिमिलरली एक पैक ऑफ कार्ड है, पैक ऑफ कार्ड में दो कलर के कार्ड होते हैं, रेड कार्ड और रेड कलर का कार्ड होता है और एक ब्लैक कलर का। तो रेड कलर का कार्ड आएगा तो ब्लैक नहीं आएगा, ब्लैक आएगा तो रेड नहीं आएगा। अगर सूट की बात करें तो देयर आर 4 सूट, तो अगर किंग मैंने स्पेड वाला कार्ड निकाला तो बाकी तीनों सूट के कार्ड नहीं आएंगे, क्लब वाला निकाला तो बाकी तीनों नहीं आएंगे। तो ये केसेस कैसे हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आ रही है बात समझ में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनका ज्वाइंट अकरेंस इम्पॉसिबल होता है ना। तो इफ कैपिटल एंड कैपिटल B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if capital and capital B are mutually exclusive events, then A intersection B equals to 5, मतलब उनका joint occurrence impossible होगा। and if we talk about the probability of A intersection B, तो A intersection B 5 हो गया, और probability यानी impossible event है तो इसकी probability क्या आ जाएगी? 0। ठीक है ना बच्चों? नोट,
जैसे ए इंटरसेक्शन भी क्या था, इम्पॉसिबल इवेंट थी, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मैं 2 पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और कोई इवेंट अगर श्योर इवेंट है, 100% पता है कि यही आउटकम आने वाला है, तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इम्पॉसिबल की 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, और बाकी और कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 उसका लोअर बाउंड हो गया, 1 उसका अपर बाउंड हो गया। 0 इम्पॉसिबल के केस में मिलेगा, श्योर इवेंट है तो 1 के केस में मिलेगा, बाकी हर केस में आंसर लाइज बिटवीन दीज टू लिमिट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट probability of an impossible event is 0. For example, एक मैंने कॉइन पिक किया जिसके एक साइड में 1 मार्क है, एक साइड में 2 मार्क है। probability that total equals to 9 in 4th rows, है ना। तो कॉइन हेड और टेल नहीं, एक साइड में 1 मार्क है, एक साइड में 2 मार्क है। मैंने कॉइन को 4 बार टॉस किया और कह रहे हैं इस बात की कंडीशन बताई कि चारों बार में जो नंबर्स है उनका सम 9 हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम भी आएगा, तो 2 4 जा 8, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट टोटल 9 कभी नहीं आ सकता। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0, है ना। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जैसे वैसी एग्जांपल में बोलूं, प्रोबेबिलिटी दैट टोटल ग्रेटर देन 3 इन 4th rows। सेम कॉइन को टॉस करूं 4 बार, टोटल 3 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है अगर चारों बार 1 भी आएगा तो भी टोटल 4 होगा, 4 3 से बड़ा है, श्योर इवेंट है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट सही है, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, for any event E, the probability of E, PE means probability of the event E always lies between the limits 0 to 1। यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का आंसर आपका हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, है ना। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमने पढ़ ली, एक तो हमने पढ़ ली था इक्वली लाइकली इवेंट, दूसरा पढ़ लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब थर्ड पढ़ने जा रहे हैं एग्जॉस्टिव। exhaustive, events E1 E2 up to En, events E1 E2 E3 up to En defined on the sample space S are said to be exhaustive। कोई भी सेट ऑफ इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव तब बोलते हैं जब उनमें कैपेसिटी हो पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट करने की। दैट इज, अगर मैं इन सारी इवेंट्स का यूनियन ले लूं, कंपोज करूं, तो उसे पूरा सैंपल स्पेस जनरेट होना चाहिए, एक भी पॉइंट सैंपल स्पेस का नहीं छूटना चाहिए। एग्जॉस्टिव एफ, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, इन सबको कंपोज करें तो S आ जाए, है ना। और अगर इनको कंपोज करेंगे तो इनको, अगर इनका आंसर S है, दैट इज, अगर मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन En इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस
और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? सैंपल स्पेस तो सारी पॉसिबल आउटकम्स श्योर इवेंट है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया और बोला या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ऑब्वियस होता है श्योर इवेंट, यानी यही दो पॉसिबिलिटी है और यही मैंने बेट लगाई हुई है, तो वो तो श्योर इवेंट, इनके बियॉन्ड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोई भी सेट ऑफ इवेंट को हम एग्जॉस्टिव तभी बोलते हैं बच्चों जब उनमें कैपेसिटी हो पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट करने की, उनका यूनियन ले, तो सैंपल स्पेस पूरा कवर होना चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी छूट जाता है तो एग्जॉस्टिव नहीं है, सारी कवर हो जाता है तो एग्जॉस्टिव है। ये एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे एक्सपेरिमेंट मैंने ले लिया, एक्सपेरिमेंट मैंने लिया है थ्रोइंग अ डाइस। थ्रोइंग अ डाइस, अब उसमें एक इवेंट ए डिफाइन की, गेटिंग अ प्राइम नंबर। बी इवेंट डिफाइन की, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, डाइस को थ्रो किया, एक इवेंट ए डिफाइन की, गेटिंग अ प्राइम नंबर, बी इवेंट डिफाइन की, कंपोजिट नंबर। चेक करना है क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप इन दोनों इवेंट को एग्जॉस्टिव बोलोगे या नहीं बोलोगे, है ना? तो कैसे चेक करेंगे? अगर इनका यूनियन ले, अगर सारा सैंपल स्पेस कवर हो जाता तो एग्जॉस्टिव है, तो डिफाइन कर लेते ए इवेंट को गेटिंग अ प्राइम नंबर, है ना? तो प्राइम नंबर की बात करें 2, 3, 5, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 इज ओनली द इवन प्राइम एंड रेस्ट ऑल प्राइम्स आर ऑड। कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर तो बच्चों आपने पढ़ा होगा यार ये सब, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना? तो 2, 3, पहला कंपोजिट नंबर 4, दूसरा कंपोजिट नंबर 6। तो ऑब्वियस सी बात, अगर हम इनका यूनियन लेंगे ये इसके इक्वल नहीं आएगा, देयरफॉर A and B are not exhaustive, ये एग्जॉस्टिव नहीं है ना? Whereas अगर हम दो इवेंट C और D ऐसे डिफाइन करें, गेटिंग एन इवन नंबर, D इवेंट डिफाइन की, गेटिंग एन ऑड नंबर, है ना? तो इवन नंबर लेंगे 2, 4, 6, ऑड नंबर लेंगे 1, 3, 5, और इन दोनों का यूनियन ले लें तो देखिए पूरा सैंपल स्पेस जनरेट हो रहा है, C यूनियन D इक्वल्स टू S। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट जो डाइस का एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन दोनों इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव। Therefore events C and D are exhaustive। ठीक है बच्चों? Next, classical definition of probability। क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? इफ an event can happen in A ways and failure in B ways। अगर कोई इवेंट A मैनर से हैपन हो रही है और B मैनर से फेलियर हो रही है, यानी A फेवर वाले पॉइंट है, B अनफेवर वाले पॉइंट है, then the probability of the happening of the event
the probability of happening of the event E, यहां पर भी E लिख दें, E is defined as, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी है, एक इवेंट ई है जिसके फेवर में ए पॉइंट है और अनफेवर में बी पॉइंट, यानी ए मैनर से वो हैपन हो सकती है और बी मैनर से वो हैपन नहीं हो सकती है, तो उस इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन इसको P ऑफ E से डिनोट करते हैं। P ऑफ E मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इसकी डेफिनेशन होती है A अपॉन A प्लस बी, है ना। प्रोबेबिलिटी को हम लोग एक रेशियो से डिफाइन करते हैं। कौन सा रेशियो? ऊपर ए का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ ए फेवर वाले केस है, बी अनफेवर वाले केस है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज ए अपॉन ए प्लस बी, यानी फेवर अपॉन टोटल, है ना। इसको हम लोग कहीं कहीं पे ऐसे भी डिनोट करते थे, एन ऑफ ई अपॉन एन एस। एन ई मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ पॉइंट्स फेवरेबल टू ई अपॉन एन एस मीन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस, वही बात आ जाएगी एन ई अपॉन एन एस, है ना। ठीक है। एंड नॉन हैपनिंग, ये तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट E, probability of non happening of the event E is defined। non happening की probability को हम लोग probability of E bar, है ना। E bar means non happening of E, तो non happening की definition दी गई B upon A plus B। happening की probability होती है A upon A plus B, non happening की probability होती है B upon A plus B, है ना। B मतलब unfavorable point, against में point, number of unfavorable cases upon total number of cases। number of points against E upon total number of point in sample space, कोई इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, ये नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। जनरली हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। स्मॉल p मतलब हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी डिनोट करते हैं, नोटेशन है ना। और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को q से डिनोट करते हैं। हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी p, नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी q। अच्छा, इन दोनों रिजल्ट से एक बात तो देखते ही समझ में आ रही है कि यार अगर हम इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली p प्लस q 1 आ जाएगा, यानी किसी भी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता 1 हो गई ऑब्वियसली, या तो हैपन होगी या फिर नहीं होगी, तो इसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होता है, यानी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी पता तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉन हैपनिंग की निकल आएगी, नॉन हैपनिंग की पता 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अरे ये बात बच्चों समझ में? ठीक है यार। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी पर बात नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी ना पूछ के ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट पूछते हैं कि एक इवेंट ई है, ऑड्स इन फेवर बताइए, ऑड्स अगेंस्ट बताइए, है ना। तो ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है odds in favor of event E। हेडिंग में डालो यार।
ऐसे लिखो। तो ऑड्स इन फेवर को भी हम एक रेशियो से डिफाइन करते हैं। ये रेशियो होता है फेवरेबल का अनफेवरेबल के साथ, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल का टोटल के साथ। ये ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स favorable to E upon number of elements against E। ऑड्स इन फेवर का मतलब फेवर अपॉन अनफेवर, फेवरेबल वाले केस अपॉन अनफेवरेबल वाले केस, दैट इज A is to B। यानी E कोई इवेंट है जो A मैनर से हैपन हो सकती है और B मैनर से हैपन नहीं हो सकती है, तो ऑड्स इन फेवर को डिफाइन करेंगे A is to B से, ठीक है ना। अब यार अगर इसी रिजल्ट को हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेट करना हो, ऑड्स इन फेवर को हमें प्रोबेबिलिटी के टर्म में पढ़ना हो कि कुछ क्वेश्चन में ये रिजल्ट दिया जाएगा, उसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके निकालना होगा, तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी A अपॉन E प्लस बी, और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी B अपॉन A प्लस बी। तो ऊपर नीचे A प्लस बी से डिवाइड दे दो, है ना। तो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, और नीचे वाली प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, यानी ऊपर P बन गया नीचे Q बन गया। तो Q को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस P, P अपॉन 1 माइनस P, है ना। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है, ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर से डिवाइड देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड्स इन फेवर। आफ्टर दैट ऑड्स अगेंस्ट इवेंट E, ऑड्स अगेंस्ट ये उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबिलिटी। ऑड्स अगेंस्ट जब निकालेंगे हम ये वाला फिगर, ऑड्स अगेंस्ट निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगेंस्ट E, B is to A, ये B is to A आ जाएगा, A प्लस B से डिवाइड दे दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस P बाई P। आ रही बात बच्चों समझ में। तो ये ऑड्स अगेंस्ट आ गया, ऑड्स इन फेवर हो गया, ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है ना। अब इसका एक छोटा सा पार्ट और है यार कि पैक ऑफ कार्ड की बात कर लेते हैं। वैसे तो आई थिंक सबको पता ही होता है यार पैक ऑफ कार्ड में कार्ड कितने होते हैं, कितने कलर होते हैं, सूट कितने होते हैं, डिनोमिनेशंस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हर बैच में यार एक दो बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो बोल देते हैं सर मैंने तो पैक ऑफ कार्ड कभी देखा ही नहीं, कभी खेला ही नहीं, मतलब साधु सन टाइप के भी बच्चे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी सेम लेवल पर आ जाएं, तो एक बार बता देते हैं, ये मानते हुए कि एक दो बच्चे ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी इस गेम में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, ठीक है ना, पैक ऑफ कार्ड्स। तो पहले मैं कलर की बात करता हूँ, पूरे पैक की बात करूँ। अच्छा ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्लूडिंग जोकर मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर ओनली 52 कार्ड्स, ठीक है ना। एंड देयर आर 2 कलर्स, रेड कलर और एक और कलर होता है ब्लैक कलर। हर कलर में 26 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर में 26 कार्ड्स होते हैं। तो कलर वाइज देखें तो 2 कलर है, रेड और ब्लैक। अब अगर हम सूट्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 4 सूट्स होते हैं, रेड में भी 2 सूट होते हैं। रेड में कौन कौन से सूट होते हैं, डायमंड, हार्ट। ब्लैक कलर में भी 2 सूट होते हैं, स्पेड एंड क्लब, है ना। तो हर सूट में 13 कार्ड, 13 कार्ड डायमंड में, 13 हार्ट में, 13 स्पेड, 13 क्लब। सूट वाइज देखे तो देयर आर 4 सूट्स एंड ईच सूट कंटेन 13 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स। आ रही बात समझ में। अब अगर बात करें डिनोमिनेशन की, कितनी डिनोमिनेशन के कार्ड होते हैं,
डिनोमिनेशन भी बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं। तो 13 डिफरेंट डिनोमिनेशन के कार्ड होते हैं अपने पास। वो कौन कौन से डिनोमिनेशन है? 2, 3, 4 से लेकर 10 है ना, जैक, क्वीन, किंग, एस, ये 13 डिनोमिनेशन होते हैं, है ना। और हर डिनोमिनेशन के 4 कार्ड, भाई 2 रैंक वाले भी 4 कार्ड है, 3 रैंक वाले भी 4 है, 10 रैंक वाले भी 4 क्वीन होती है, 4 किंग होते हैं। हर डिनोमिनेशन के मेरे पास 4 कार्ड होते हैं। और ऐसे डिनोमिनेशंस कितने? 13 डिफरेंट डिनोमिनेशन, मतलब कितनी डिफरेंट वैरायटी है आपके पास, है ना। तो 13 डिफरेंट वैरायटी है, हर वैरायटी के 4 कार्ड होते हैं। इसका एक टर्म इसमें आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? फेस कार्ड मतलब ये सब फेस बना फोटो वाले कार्ड। तो ऐसे कौन कौन से कार्ड होते हैं जिसमें फोटो बन के आती है? 3 ही कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, है ना। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन, 4 जैक, टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। यानी अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो 52 कार्ड में से 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अगर क्वेश्चन बनाया जाए कि एक पैक ऑफ कार्ड में से मैंने फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए, बचे हुए कार्ड में से मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया, आप उस पर क्वेश्चन बनाया जाए तो 52 में से 12 रिमूव कर दिया, यानी आपके पास बचे क्या? 40। तो 40 पे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैंने बच्चों बहुत ही स्लो पढ़ाया है, बड़े आराम से पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, है ना। तो बेसिक लेवल की थ्योरी मैंने बता दी है। चलते हैं, पढ़िएगा आप लोग एक बार इसको। आई थिंक बहुत ज़्यादा तो मैंने बताया भी नहीं है, बस एक बार थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, आप कल से अपने क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है।